नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं अमृता राय। ग्राउंड रिपोर्ट की आज की कड़ी में हम आपको दिखाएंगे क्यों विवादों में है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट का दर्जा, और साथ ही दिखाएंगे कितना बेरहम है भिखारियों के लिए बना हमारा कानून। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट की सुर्खियां। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकीलों के मनोनयन पर विवाद, प्रक्रिया पर उठे सवाल। 25 साल में सिर्फ 48 को मिला दर्जा। बांग्ला की पढ़ाई अनिवार्य करने का दार्जिलिंग में विरोध, हिंसा पीड़ित इलाकों में सेना का फ्लैग मार्च, हजारों सैलानी फंसे। फिर संघर्ष की राह पर तमिलनाडु के किसान, उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी दी आंदोलन की चेतावनी, थम नहीं रहे खुदकुशी के मामले। और संकट में आंध्र प्रदेश के फूल उगाने वाले किसान, लागत निकालना हुआ मुश्किल, सरकार से मांगी मदद। सबसे पहले खबर दार्जिलिंग से है। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा राज्य में सरकारी स्कूलों में बांग्ला भाषा को अनिवार्य किए जाने को लेकर विरोध कर रहा है। उसका विरोध गुरुवार को तब और ज्यादा तेज हो गया जब पुलिस के साथ उसकी झड़प हुई। लेकिन इसका सबसे ज्यादा खामियाजा वहां के स्थानीय लोग और पर्यटकों को उठाना पड़ रहा है। दार्जिलिंग में शुक्रवार को कुछ ऐसा माहौल दिखा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा यानी जीजेएम के बंद की वजह से सुबह से ही दुकानें बंद रहीं। दार्जिलिंग, कार्शियांग और कालिंपोंग में सेना ने हिंसा पीड़ित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इलाके में खराब माहौल के बीच सबसे बुरा हाल सैलानियों का है। करीब 10,000 पर्यटकों के वहां फंसे होने का अंदाजा है। प्रॉब्लम इन द सेंस कि हमें कोई गाड़ी नहीं है। हमारे ट्रैवल एजेंट्स जो है वो भी हमें कह रहे हैं कि हम कोई गाड़ी भेज नहीं सकते। पहले प्रॉमिस किया था बट फिर बोलते हैं कि अभी हम नहीं भेज सकते हैं। पूरी फैमिली थी हमारी और 2 दिन हमारे बिल्कुल बेकार हो गए। कुछ भी नहीं घूम पाए। हम पूरे दिन होटल में रहे और वापस आ गए। गाड़ी नहीं है, गाड़ी यहाँ आना नहीं चाहता है क्योंकि रास्ते में दार्जिलिंग का एरिया पड़ता है ना, बागडोरा, ये प्रॉब्लम है। राज्य सरकार फंसे सैलानियों को निकालने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद सुबह से ही प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। सरकार ने पर्यटकों को शुक्रवार और शनिवार को मुफ्त बस सेवा मुहैया कराने का फैसला किया है। Extra coaches in the Calcutta bound train, our volunteers, tourism officers and workers, they are on the road. We have arranged several buses from several places of hill areas to Siliguri. ममता बनर्जी ने 12 घंटे के बंद को गैर कानूनी बताया है। उन्होंने बंद में शामिल लोगों पर कानूनी कार्रवाई की बात कही, जबकि विपक्ष ने बातचीत के जरिए शांति बहाली और समस्या के समाधान पर जोर दिया है। लोग जब विरोध प्रकट करते हैं तो उसको अगर कोई भी सरकार ये सोचे कि हम लाठी गोली बंदूक से ही संभाल लेंगे तो और ज्यादा मामला भड़क जाता है। ममता बनर्जी अपना अहंकार छोड़े, अपना रिवेंजफुल एटीट्यूड छोड़े और टेबल पर बैठकर विमल गुरुंग से बात करें और वहां पर शांति बहाल करने की कोशिश करें। अलग गोरखालैंड की मांग के साथ ही गोरखा जनमुक्ति मोर्चा सरकारी स्कूलों में बांग्ला भाषा को अनिवार्य बनाने का विरोध कर रहा है। मोर्चे की मांग है कि गोरखा बहुल इलाकों में नेपाली पढ़ाई जाए और जहां जरूरी हो हिंदी पढ़ाई जाए। गुरुवार को इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। ममता बनर्जी और विमल गुरुंग दोनों को पता है कि इस समय दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं और पूरे उत्तरी बंगाल में इस समय सबसे ज़्यादा लोगों की पर्यटन से कमाई होती है। इसका असर सिक्किम तक होता है। लेकिन इन दोनों ने अपने अपने अहम के कारण इस मामले को इतना तोल दिया कि आज पूरा दार्जिलिंग सुनसान पड़ा है। पर्यटक वापस भाग रहे हैं और वहाँ के स्थानीय लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ सिलीगुड़ी से अखिलेश सुमन। और सिलीगुड़ी सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश, मामला कितना सांस्कृतिक और कितना सियासी है?
देखिए अमृता, अभी मैं सिलीगुड़ी से निकलकर दार्जिलिंग की तरफ सुकना में हूँ, जहाँ की पूरा गोरखा समुदाय ही यहाँ रहता है। तो एक तरह से कहें कि ये बिल्कुल संस्कृति और सियासत का मिला जुमला मामला है। संस्कृति इस रूप में कि गोरखा लोगों की एक अलग संस्कृति रही है, जिसके कारण उन्होंने लंबा संघर्ष किया था गोरखालैंड की मांग के साथ, जिसके चलते लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट जब थी तो गोरखा हिल काउंसिल बनाई गई थी। उनको एक ऑटोनोमस एरिया दिया गया था ताकि उनको लगे कि उनको एक तरह की स्वायत्तता मिली है। लेकिन ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने गोरखा हिल काउंसिल को बदल के गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दिया और उनसे यह वादा किया कि 56 विभाग उनको दिए जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में जो है वो 56 विभाग गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। लेकिन उसमें से बहुत सारे विभाग या इन लोगों का दावा है कि 56 के 56 विभाग हमें नहीं दिए गए। इसके चलते क्षोभ एक बहुत लंबे समय से था और जब क्षोभ ये लंबे समय से था, इसी बीच में इन्होंने बंगाली भाषा को अनिवार्य करने का पहले डिसीजन लिया और उसका ऐलान कर दिया और जब विरोध हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऑप्शनल भाषा रहेगी। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जो त्रिभाषा फॉर्मूला है पूरे देश में, उसमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा जो ऑप्शनल भाषा है उसके भी कई विकल्प दिए जाते हैं। उसमें कौन सा ऑप्शनल भाषा? बांग्ला है, उसके उर्दू है। आप जो कह रहे हैं उससे एक बात साफ हो रही है कि मामला सांस्कृतिक से ज्यादा सियासी है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां पर हजारों पर्यटक फंसे हुए हैं, उन्हें निकालने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए अमृता, ये बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि पहले आप एक समस्या खड़ी कर दीजिए और उसके बाद अपने वॉलंटियरों को उतार दीजिए कुछ पानी की बोतलें लेकर, कैंप लगाकर। अगर अभी आप देखेंगी तो पूरी सिलीगुड़ी में कम से कम 25 कैंप लगे हुए हैं तृणमूल कांग्रेस के झंडे के तले और वहाँ पानी की बोतलें लिए हुए लोग बैठे हैं। लेकिन जो पर्यटक हजारों रुपए खर्च करके दार्जिलिंग गए हैं, दिल्ली से, जयपुर से, बहुत सारी जगहों से, लखनऊ से, ऐसे जो गर्म इलाके हैं वहाँ से गए हैं लोग, एक सप्ताह बिताने जाते हैं और उनके सामने इस तरह का थोथा बयान देना कि हम मदद कर रहे हैं पर्यटकों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह के मदद की क्या जरूरत थी। तो पर्यटक बहुत ही परेशान है दरअसल बताऊं मैं, और सारे लोगों ने कहा कि हमने अपना समय बर्बाद किया, हमने अपने पैसे बर्बाद किए और यहाँ आकर हम फंस गए। तो एक तरह से कहें कि दार्जिलिंग की जो इस पूरे इलाके की, नॉर्थ बंगाल की पूरी इकोनॉमी इस समय पर्यटन से चलती है और उसको बहुत भारी नुकसान निश्चित तौर पर इस आंदोलन से पर्यटन को भी काफी नुकसान पहुंचेगा। सियासत तो अपनी जगह है, लेकिन जो लोग वहां पर पर्यटन के लिए गए हैं उनको भी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन हमसे बातचीत करने। अगली खबर का रुख करते हैं। शायद आपको पता ना हो कि सीनियर एडवोकेट का मतलब क्या होता है, लेकिन सीनियर एडवोकेट होना सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के लिए बड़े गर्व की बात होती है। हालांकि सीनियर एडवोकेट का मनोनयन अब चुनौती के दायरे में आ गया है, विवादों के घेरे में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले को चुनौती दी गई है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। वैसे तो न्याय व्यवस्था में सभी वकीलों की अहम भूमिका है, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ताओं पर कोर्ट को दिशा दिखाने और न्याय प्रक्रिया को सुगम बनाने की जिम्मेदारी भी आती है। कोर्ट कई मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सलाह लेता है, तो कुछ मामलों में फैसले तक पहुंचने के लिए उनकी सक्रिय मदद भी ली जाती है। इसीलिए वरिष्ठ अधिवक्ता मनोनीत होना किसी भी वकील के लिए सम्मान का विषय है। लेकिन पिछले कुछ समय से मनोनयन का तरीका विवादों में घिर गया है। वो ही वकील जिनके पिता वकील हो, जो खुद सीनियर काउंसिल हो या जजेस के बेटे हो, ऐसे लोगों को डेजिग्नेशन बहुत कम उम्र में मिल जाता है। और बाकी लोग जो खून पसीना बहा के काम करते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन दुनिया के सामने दिखता है, उनका डेजिग्नेशन नहीं होता है। 1992 के बाद से अब तक सिर्फ 48 वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता बनाया गया है। 2014 में प्रस्तावित 18 में से 5 को और 2015 में प्रस्तावित 14 में से 5 वकीलों का वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर मनोनयन हुआ। चाहे एक मांग आती है कि ये पावर बार काउंसिल को दे दी जाए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये पावर जुडिशरी के पास ही रहे। दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू असेस द मेरिट, एबिलिटी एंड स्किल ऑफ ए लॉयर। तो ऐसे केस में उन्हीं के पास रहे, लेकिन इसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और ईमानदारी से, ऑनेस्टली इसका एक्सरसाइज होना चाहिए। फिलहाल वरिष्ठ अधिवक्ताओं का मनोनयन अधिवक्ता कानून की धारा 16 और 23(5) के मुताबिक होता है, लेकिन इसमें किसी तरह के दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। फिलहाल कोर्ट के सभी जज एक बैठक में वोटिंग के जरिए इस पर फैसला करते हैं। इस बैठक का रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया जाता।
इन्हीं खामियों को आधार बनाकर देश की पहली महिला सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने इस प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ये बहुत ज़रूरी है कि सही लोगों को डेजिग्नेशन मिलना चाहिए। ये डेजिग्नेशन कोई इनाम नहीं है, कोई अवार्ड नहीं है, एक तरह का सर्विस करने का तरीका है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, एक बार सीनियर डेजिग्नेशन हो जाता है तो फीस बढ़ जाती है और पूरा प्रोफेशन एक तरह की बिजनेस बन गया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मनोनयन पर इन दिनों अक्सर सवाल उठते हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में कोई स्पष्ट निर्णय देगा। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए रविंद्र सिंह शोराम। और इस वक्त इंदिरा जयसिंह खुद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। इंदिरा जी, आपने इसको चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में। मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने प्रक्रिया को चुनौती दी है या फिर चुने गए प्रतिनिधियों को चुनौती दी है? जी, चुने हुए प्रतिनिधियों से मेरा कोई लेना देना मतलब नहीं है। मैं एक जो ढांचा है, जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, उसमें मैं बदलाव देखना चाहती हूँ। ये सवाल है डेमोक्रेसी का, ये सवाल है ट्रांसपेरेंसी का, और सवाल है कि इस देश में जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है उनको अपना ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। आप देखोगे तो महिलाओं को भी ज्यादा तौर पर मिलता नहीं है इस तरह का डेजिग्नेशन, क्योंकि उनको नेटवर्किंग स्किल्स नहीं है, वो लॉबी नहीं कर पाती है। तो ये सवाल है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि सीनियर बनना कोई मतलब टाइटल नहीं है, ये एक सेवा करने का मौका है। जी, लेकिन ये जो आपने चुनौती दी है इस पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये चुनौती जो 1992 से चली आ रही प्रक्रिया है उसको भी होगी? मतलब इसको आप रेट्रोगेटिव मोड में चुनौती दे रही हैं और आप चाहती क्या हैं, क्या मांग रखना चाहती हैं आप? जी, ये इस पूरे मामले को दो तरीके हैं देखने के लिए। एक तो ये है कि इनइक्वालिटी पैदा की गई है। सबसे बेहतर जो बात होगी वो ये है कि पूरा वो सीनियर काउंसिल का डेजिग्नेशन करना ही बंद हो जाए और हमें सिर्फ एक क्लास ऑफ लॉयर्स होना चाहिए। ये सीनियर डेजिग्नेशन की जरूरत ही क्या है? एक इंसान अपने काम से सीनियर बनता है, अपने मतलब कॉन्डक्ट से सीनियर बनते हैं। कोई किसी को आपको सीनियर बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये एक है तरीका देखने का। बहुत सारे लोग, जी माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर ये चुनने की प्रक्रिया बार काउंसिल को दे दी जाए तो शायद कुछ इसमें पारदर्शिता आ जाए। क्या आप इससे सहमत हैं? ऐसा होना चाहिए? जी नहीं, कहना है कि ऐसा चुनाव ही नहीं होना चाहिए। अगर बार काउंसिल को कुछ करना है तो उनको ये एडवोकेट्स एक्ट में ही चेंजेस लानी चाहिए। उनको गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि इसको हटा दो और ये हट सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, वैसे तो कितनी बातें हैं जो हमने ब्रिटिश से ले ली है। मतलब जिस तरह के गाउन पहनते हैं, जिस तरह से माय लॉर्ड हम कहते हैं, और ये सीनियर काउंसिल का डेजिग्नेट होना भी हमने वहीं से लिया है। लेकिन आपको ये जानकारी से सरप्राइज होगा कि आजकल तो यूके में भी पूरी सिस्टम बदल गई है। वहाँ पे बहुत ट्रांसपेरेंसी आ गई है। वहाँ पे लोगों का इंटरव्यू होता है, उनसे इंटरैक्शन होता है, उनको बताया जाता है कि उनमें क्या कमियां हैं, कैसे इम्प्रूव करें। और यहाँ तो सिर्फ एक वोटिंग का सिस्टम चल रहा है, ये सही नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए इंदिरा जयसिंह। आप बता रही थी कि या तो सीनियर वकीलों का डेजिग्नेशन तय ही ना हो, और अगर हो रहा है तो इसमें पारदर्शिता बरतना बहुत बहुत ज़रूरी है। आगे की खबर का रुख करते हैं। राह चलते आपको अक्सर कहीं ना कहीं भिखारियों का सामना आपसे होता होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे देश में जो भिखारी हैं उन्हें कानूनी रूप से अपराधी समझा जाता है, यानी पुलिस कभी भी चाहे तो उन्हें पकड़ के लॉकअप में डाल सकती है। हालांकि सरकार ने इसके लिए एक नया मसविदा तैयार किया है, लेकिन क्या इससे भिक्षावृत्ति पर पूरी तरह से कंट्रोल मिलेगा, ये कहना भी मुश्किल है। इन चेहरों को देखकर भले ही आपका दिल पसीज जाता हो, लेकिन अपने देश का कानून
इन्हें हमदर्दी की निगाह से नहीं देखता। ज़्यादातर राज्यों में कानूनन ऐसे लोग मुजरिम हैं और उन्हें बिना वारंट के हिरासत में लिया जा सकता है। अगर हमें सचमुच लगता है कि कहीं भी ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स है जो लोगों को उठा के उनको भिखारी बना देते हैं, तो उस गैंग्स को पकड़ना ज़रूरी है। ये जो बेगरी में है उनको पकड़ना नहीं है। लेकिन अब भिखारियों के मामले में कानूनी स्थिति बदल सकती है। केंद्र सरकार ने एक मॉडल कानून का विधेयक तैयार किया है। उसके तहत भीख मांगने को अपराध की श्रेणी से हटा दिया जाएगा। अपवाद सिर्फ वो मामले होंगे जिनमें संगठित ढंग से भीख मंगवाई जाती हो। नए कानून में जोर भिखारियों, बेघर लोगों और दरिद्र नारायण के पुनर्वास पर होगा। भिखारियों के लिए सुविधाजनक पुनर्वास केंद्र बनाने और उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाली जाएगी। लेकिन एक राय ये है कि नए विधेयक में भी भिखारियों के प्रति प्रगतिशील और मानवीय नजरिया नहीं अपनाया गया है। अभी तक बेगरी जो हम कहते हैं उसको हमने, और एक्चुअली पुअर पीपल ऑन द स्ट्रीट्स, उनको हम न्यूसेंस की तरफ माना गया है लॉ में। वो न्यूसेंस नहीं है, वो दे आर ह्यूमन बीइंग्स और उनका उतना हक है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितना आप और हमारे लिए है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 4 लाख से ज़्यादा भिखारी थे, लेकिन तब कुछ जानकारों ने कहा था कि भिखारियों की वास्तविक संख्या इस आंकड़े से कहीं ज़्यादा है। मॉडल बिल के मुताबिक स्पष्ट आजीविका ना होने और जहां तहां भटकने या सार्वजनिक स्थलों पर रहने वाले लोगों को भिखारी माना जाएगा। इस परिभाषा को माने तो भारत में लाखों लोग भिखारी समझे जाएंगे। क्या मौजूदा आर्थिक सामाजिक हालात के रहते इन लोगों को गरिमामय जिंदगी दी जा सकती है? यू बिकम वेरी पुअर और आप जाके भीख मांगना शुरू करेंगे। पहली चीज़ जो निकल जाता है हमारी मतलब उसमें से इज़ डिग्निटी, क्योंकि डिग्निटी के साथ ये करना बहुत मुश्किल है। उसको रिस्टोर के लिए फर्स्ट कॉन्फिडेंस देना है कि ये सिस्टम उनको रिजेक्ट नहीं करेगा, सिस्टम उसको जाके बंद नहीं करेगा, लेकिन जो कर सकते हैं करेंगे। ये निर्विवाद है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की मौजूदगी हमारे समाज की संवेदनशीलता पर एक गहरा सवाल है। ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ग्राउंड रिपोर्ट में अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे सुनामी से तबाही के बाद कामयाबी की इबारत लिखता एक स्कूल। मुझ पर इतना जुल्म नहीं था मुझको इल्म। मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। हो रहा जो मत होने दो, तो मुझे जीने दो, मुझे जीने दो। कन्या भ्रूण हत्या पर हमारी विशेष पेशकश, मुझे जीने दो, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। हफ्ते के मुद्दे में हम बात कर रहे हैं कृषि संकट की। इन दिनों देश में किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा है। तमिलनाडु के किसान एक बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। महाराष्ट्र के किसान अपने आंदोलन को नया रूप देने के लिए नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसान भी आंदोलित नजर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश के किसानों ने आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर ली है। फिर संघर्ष की राह पर तमिलनाडु के किसान। जंतर मंतर पर 40 दिन धरना देने वाले इस राज्य के किसानों ने शुक्रवार से चेन्नई में बेमियादी आंदोलन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि मांगे पूरी होने तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। Beggar is better than the farmer because we have no income at all. So we are demanding the central government give profitable price to the farmers. Till that we ask them the right of loans. मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से शुक्रवार को भी छिटपुट हिंसा की खबरें आईं। भोपाल इंदौर हाईवे पर फंदा के पास कुछ गाड़ियों में आग लगा दी गई। मंदसौर में कर्फ्यू में 8 घंटे की ढील दी गई।
इस बीच रायसेन में श्री कृष्ण मीणा नाम के किसान ने खुदकुशी कर ली। राज्य के किसानों का आरोप है कि उन्हें न तो फसलों का उचित मूल्य मिल रहा है और न ही योजनाओं की सही जानकारी। यूरिया खाद वगैरह के, तेल के भाव, पैकिंग चीज़ों के भाव सब शासन डिसाइड कर रहा है, पर किसान की जो फसल है उसका भाव कोई डिसाइड नहीं कर रहा है, वो दिन पे दिन घुसता ही जा रहा है। महाराष्ट्र में भी 1 जून से किसानों का आंदोलन जारी है। महाराष्ट्र सरकार ने बैंकों से नहीं चुकाए गए फसल कर्ज के आकलन और कर्जदार किसानों की संख्या पता लगाने के लिए समिति बनाई है। इस बीच 9 दिन के भीतर राज्य में 10 किसानों के आत्महत्या करने की खबर है। सोलापुर के एक करमाला तालुके में एक किसान ने आत्महत्या की और अपने खत में उसने लिखा कि जब तक राज्य के मुख्यमंत्री मुझे जलाने नहीं आते तब तक मेरी चिता को आग नहीं लगाना। समय निकालने पे सरकार तुली हुई है, जो अभी किसानों के सहनशील शक्ति ऊपर से जा रही है। पंजाब में 7 किसान संगठनों ने 12 जून से आंदोलन का ऐलान किया है। राज्य में हाल ही में फतेहगढ़ साहिब में 2 किसानों ने खुदकुशी कर ली। शनिवार को दिल्ली में 50 से ज्यादा किसान संगठन बैठक कर देशव्यापी आंदोलन की दिशा तय करने वाले हैं। ये जब तक हमारी मांगें सरकार नहीं मानती है, इस पर विशेष चर्चा नहीं होती है, कल की बैठक में ये आंदोलन राष्ट्रीय स्वरूप लेगा और पूरे देश में आंदोलन चलता रहेगा। दूसरे राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी जल्द ही किसान आंदोलन शुरू हो सकता है। भारतीय किसान यूनियन ने रविवार से शहरों के लिए दूध और सब्जियों की आपूर्ति बंद करने का ऐलान किया है। मंदसौर से रविंद्र सिंह शोरान के साथ चेन्नई, सोलापुर और फतेहगढ़ साहिब से ग्राउंड रिपोर्ट टीम। बेला चमेली के फूल किसे नहीं सुहाते। ये फूल अनायास ही अपनी महक से लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि अब इन फूलों को उगाने वालों के जीवन बेनूर साबित हो रहे हैं। आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से हमारी खास रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश में फूलों की बागबानी कर रोजी रोटी कमाने वाले हजारों किसान इन दिनों बदहाल हैं। वजह है ज्यादातर लागत और कम बचत। मजदूरी बढ़ गई है, ऊपर से बिजली, खाद और कीटनाशक के दाम बेकाबू हैं। मंडी में सही दाम नहीं मिलने से नुकसान लगातार बढ़ रहा है। बेहाल किसानों को कोई रास्ता नजर नहीं आता। We are facing so many problems from the shop owners, which we are sending to flowers to the Hyderabad and Bangalore. They are very problematic to our farmers. Why? Because of we are selling 300 rupees from here to Hyderabad and Bangalore, but we are paying for labor 200 rupees here. We are not able to pay the labor charges also. How can we adjust our lives? चमेली उत्पादन में तमिलनाडु का देश में पहला स्थान है। आंध्र प्रदेश से फूल बेंगलुरु और हैदराबाद की मंडियों में भेजे जाते हैं। मंडी में 1 किलो फूल 200 से 300 रुपए किलो बिकते हैं, जबकि फूल उगाने, उसे खराब होने से बचाने और उसे मंडी तक पहुंचाने में होने वाला खर्च काफी ज्यादा है। हमारा एक का मजदूरी को 200 रुपये होता है। 200 रुपये होता है तो उनको चाय पानी सभी मिला को 250 रुपये होता है। 250 रुपये होता है तो होता है, पर भी केजी को 50 रुपये बिकता है। केजी को 50 रुपये बिकता है, हमारे को पैसे नहीं बचता है। छोटी जोत के किसानों के लिए चमेली के फूलों की खेती बेहतर मानी जाती है। दुनिया में फूलों का बाजार करीब 400 करोड़ डॉलर का है, लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी काफी कम है। भारत में खेती की ज्यादातर लागत और सरकारी मदद का अभाव इसकी बड़ी वजह हैं। विजयवाड़ा से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब एक स्कूल की कहानी जिसने अपने दर्द को भुलाकर कामयाबी की नई इबारत लिखी है। जी हाँ, ये नागापट्टिनम का एक सरकारी स्कूल है जो आधुनिक सुविधाओं से लैस है। आइए दिखाते हैं अपनी एक खास रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधा तमिलनाडु के तटीय जिले नागापट्टिनम में कीचाकुपम का पंचायत स्कूल। 8वीं तक के इस स्कूल में 100% स्मार्ट क्लासरूम हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, इंटरनेट से जुड़ा स्मार्ट बोर्ड किसी भी सरकारी स्कूल के लिए ये सपना सरीखा है। इनके अलावा आरओ वाटर प्लांट, दमकल,
ऑर्गेनिक खेती जैसी चीजें इस स्कूल को बेहद खास बना देती हैं। சிக்ஸ்த்தில் தான் எங்கள் ஹெச்எம் சார் ஆசிரியர் எல்லாரும் சேர்ந்து எல்லா வகுப்புலையும் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் வச்சாங்க. அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு படிக்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஒரு விஷயத்தை படிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு புக்கில் படிக்க கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஸ்டூடெண்ட் ஆர் வெரி வெல் ஸ்டடி அண்ட் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் were very useful, very well, and extra curricular activities in the teachers and very hard work and HM sir. स्कूल के मौजूदा स्वरूप के पीछे एक भयानक दर्द छिपा है। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी में ये स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गया था। 80 बच्चों की मौत स्कूल में ही हो गई थी। 2011 में फिर से ये स्कूल खुला, तब छात्रों की संख्या 450 से घटकर 100 थी। लेकिन स्थानीय प्रशासन, NGO और स्थानीय लोगों की मदद से स्कूल का कायाकल्प हुआ। आज ये मॉडल सरकारी स्कूल बन गया है। यहाँ 400 से ज्यादा छात्र शिक्षा पा रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर गरीब मछुआरा परिवारों से हैं। 2004 டிசம்பர் 26 சுனாமி பேரலையால் இந்த கிராமமே முற்றிலும் அழிக்கப்பட்டு இங்கு படித்துக் கொண்டிருந்த 80 மாணவர்கள் தங்கள் இன்னுயிரை ஈந்த சூழ்நிலையில் இங்கிருந்த பள்ளியானது நகரப்பகுதிக்கு மாற்றப்பட்டு அங்கு தற்காலிக குடியிருப்பில் இயங்கி வந்தது। हेडमास्टर आर बालू के अथक प्रयासों से ही बर्बाद हो चुके स्कूल का कायाकल्प संभव हो सका। 2016 में इन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों आदर्श शिक्षक का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। देश में मूलभूत स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर हमेशा से बड़ी बहसें होती रही हैं, लेकिन नागापट्टनम के इस दूर दराज के इस मिडिल स्कूल और खासकर स्मार्ट क्लास से लैस स्कूल ने इसको साकार करके दिखाया है। ये पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर पेश किया जा सकता है। नागापट्टनम से कैमरामैन जुनैद के साथ पंचानन मिश्रा, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए RS TV। सोमवार को फिर हाजिर होंगे देश भर की कुछ नई खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।